हेलो एवरीवन, मैं सुमिता श्री तारा स्कूल ऑफ वेलबींग से। और मेरे साथ हैं श्री तारा की फाउंडर और रिलेशनशिप एक्सपर्ट शांति पाहवा, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज का ये एपिसोड पिछले एपिसोड की कंटिन्यूटी में है। पिछले एपिसोड में हमने कहा कि लाइफ पार्टनर ढूंढते हुए ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनको वैल्यू देने की जरूरत है। जैसे कि ये बात सोचने वाली है कि किसी बड़ी सिटी में शादी करनी चाहिए या कहीं छोटे शहर में भी शादी की जा सकती है। काफी लोग जो बड़े शहरों में रहते हैं उन्हें लगता है कि शादी बस इसी शहर में ही करनी है या किसी और बड़े शहर में ही करनी है। इसके बारे में आप क्या कहेंगी? देखो सुमिता, कुछ साल पहले तक छोटे शहरों में सुख सुविधाएं उतनी नहीं थी जितनी कि बड़े शहरों में थी। लेकिन आजकल छोटे शहर भी वेल इक्विप्ड है। वेल इक्विप्ड का मतलब वही शानदार घर और वही सुविधाजनक सामान, प्रॉपर ब्रांडेड चीजें, वही टीवी, वही इंटरनेट, वही फोन, वही सारी सुख सुविधाएं, नेटफ्लिक्स, प्राइम, सब कुछ सब जगह पहुंच गए हैं। तो अब कोई जगह छोटी रह नहीं गई। इंटरनेट और फोन आ जाने से लाइफ छोटे शहरों में भी आसान और कंफर्टेबल हो गई है। सब कुछ सब जगह मिलने लगा है। तो बड़े शहरों में ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है जो छोटे शहरों में ना हो। आजकल अच्छे स्कूल और अच्छे हॉस्पिटल्स सभी जगह खुल गए हैं। सब जगह सारी फैसिलिटीज अब हो गई हैं। इंटरनेट की वजह से वहां भी कोई भी काम किया जा सकता है। उल्टा भीड़ भाड़, ट्रैफिक और पोल्यूशन आदि ऐसी समस्याएं हैं जिनसे तुम छोटे शहरों में बच सकते हो। अगर तुम अपने शहर के अलावा दूसरे थोड़े छोटे शहरों को भी रिश्ते के लिए कंसीडर करोगे तो तुम्हें ज्यादा रिश्तों में से चूज करने का मौका भी मिलेगा। सही कहा आपने। अगर हम सिटी को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं तो रिश्ते कम रह जाते हैं, चॉइसेस घट जाती हैं। ऐसी ही एक और बात है जो मैंने अपने आसपास देखी है कि अगर बच्चे खुद ही किसी के साथ रिलेशनशिप में चले जाते हैं जो कि उनके कल्चर और कास्ट का नहीं है, तो पेरेंट्स ऑब्जेक्शन नहीं करते। पर जब रिश्ते ढूंढ रहे होते हैं पेरेंट्स खुद, तो उन्हें लगता है कि अपने ही कल्चर और कास्ट का हो तो बेहतर है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो सुमिता, ये जो कास्ट और कल्चर की बात है, इसे भी सुविधा असुविधा की दृष्टि से देखने की जरूरत है। देखो, कोई शहर में रहने वाली लड़की हो और वो पैंट और ट्राउजर पहनकर सुविधा महसूस करती हो, पर उसकी शादी किसी छोटे शहर में कर दी जाए जहां उसे साड़ी ही पहननी पड़े, तो सुख सुविधाएं पैसा कितना भी हो, पर ये रोज रोज की असुविधा से वो परेशान हो ही जाएगी। इसलिए ही ये चीजें देखी जानी चाहिए बस। अदरवाइज तो जो लोग बड़े शहरों में रहते हैं वो एक जैसे ही तो कपड़े पहनते हैं, एक जैसे ही रेस्टोरेंट्स में खाना खाने जाते हैं, एक तरह का ही लाइफस्टाइल हो जाता है उनका। तो ये कास्ट और कल्चर कहाँ मैटर करता है। शांति जी, आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि या तो लड़के और लड़की के बीच स्कूल या कॉलेज में या वर्क प्लेस पर काम करते करते ऑर्गेनिकली रिलेशंस डेवलप होकर पार्टनरशिप तक पहुंच जाएं। नहीं तो पार्टनर ढूंढना आसान काम नहीं है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक अच्छा मनपसंद पार्टनर ढूंढना सबसे इम्पोर्टेंट कामों में से एक है, और काफी मुश्किल और टाइम टेकिंग भी काम है ये। और अगर यही काम पढ़ाई के साथ साथ या जॉब के साथ साथ हो जाता है तो ये आसान हो जाता है। लेकिन जब अलग से इसे करना पड़ता है तो ये एक ऐसा टास्क है जो ज्यादातर लोगों को इंटरेस्टिंग भी नहीं लगता। और अगर लंबे समय तक तुम्हें कोई ढंग का पार्टनर नहीं मिलता तो काफी चांसेस होते हैं कि तुम डेस्परेशन में किसी ऐसे के साथ सेटल होने को तैयार हो जाते हो जिसे तुम ज्यादा पसंद नहीं करते। जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है लाइफ का, इसलिए इसे करने में तुम्हें अपना टाइम, पैसा और मेहनत सब लगाने की जरूरत होती है। लेकिन कुछ लोग इस काम में अपना टाइम नहीं लगाना चाहते, तो वो फिर शादी ही नहीं करते। और कुछ लोगों को शादी ना करना ठीक भी लगता है, लेकिन कुछ लोग इस बात को सोचकर पछताते भी हैं कि जब टाइम था तो हमने टाइम नहीं लगाया, एफर्ट्स नहीं किए, नहीं तो हमारी भी एक अपनी फैमिली होती। कई बार ऐसा होता है कि सामने से कोई ऐसा मिल जाता है जिसकी तरफ हम एकदम से अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, गट फीलिंग होती है कि हाँ, ये सही है, बस यहाँ अगर बात बन जाए तो सही रहेगा। इस गट फीलिंग के बारे में आपका क्या विचार है? अगर तुम किसी की तरफ अट्रैक्ट होते हो या तुम्हें कोई गट फीलिंग होती है
तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं हो सकता कि वो तुम्हारे लिए सही ही होगा, क्योंकि अट्रैक्शन बेस्ड होती है इंस्टिंक्ट पर। ज्यादातर तुम गुड लुकिंग, टॉल, थिन, हाई स्टेटस, रिच लोगों की तरफ ही अट्रैक्ट होते हो, और ये कोई क्राइटेरिया नहीं है लाइफ पार्टनर चूज करने का। असल में पहले तुम्हें क्लैरिटी होनी चाहिए कि तुम्हें क्या क्या चाहिए अपने पार्टनर में। क्या तुम्हें ऐसा साथी चाहिए जो तुम्हारे साथ दिखने में सुंदर लगे, या ऐसा चाहिए जिसके साथ तुम लंबे समय तक कंफर्टेबल रह सको? देखो, आइडियली तो सभी को दोनों बातें चाहिए, लेकिन अगर चॉइस हो तो तुम दोनों में से कौन सी चुनोगे? लोग अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर देते हैं जस्ट बिकॉज दे आर नॉट अट्रैक्टेड टू देम वेरी मच। कह देते हैं कि नहीं, ये तो मेरे टाइप का है ही नहीं, ये तो मुझे जचा नहीं। असल में वो क्वालिटीज जो किसी को एक अच्छा पार्टनर बनाती हैं वो बिल्कुल अलग हैं गुड लुकिंग, रिच, हाई स्टेटस वगैरह से। अगर तुम किसी गुड लुकिंग या रिच या किसी हाई स्टेटस पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होते हो, तो क्या होता है कि तुम्हें उनकी दूसरी बातें दिखाई देनी बंद हो जाएंगी। वो तुम्हें अच्छे लगता है तो बस उसकी हर बात को तुम उसी नजरिए से ही देखोगी। दिमाग में एक बार चला गया कि यही राइट पर्सन है मेरे लिए, तो फिर तुम्हें उसकी कमियां दिखाई देनी बंद हो जाती हैं। तुम्हारे ब्रेन ने किसी को पसंद कर लिया तो वो तुम्हारा दिमाग उसे किसी पेडेस्टल पर खड़ा कर देता है जहां से तुम उसका ज्यादा कुछ देख ही नहीं सकते। असल में मनी, लुक्स और स्टेटस का पर्सनैलिटी ट्रेट्स और रिलेशनशिप स्किल्स के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन ही नहीं है, तो तुम अपनी गट फीलिंग पर रिलाय नहीं कर सकते। वैसे भी जब भी तुम किसी से मिलते हो तो तुम उसके बारे में ज्यादा जान भी नहीं पाते हो। उसके जीवन की एक छोटी सी खिड़की खुलती है और तुम्हें उसी में से देखकर उसके बारे में जानना होता है, तो बहुत ज्यादा तो जाना ही नहीं जा सकता। सही कह रही हैं आप कि बहुत ज्यादा कुछ तो देखा ही नहीं जा सकता। पर जब हम किसी से लगातार मिलते हैं या बार बार मिलते हैं तो कनेक्टेड फील करने लगते हैं और हमें वही ठीक भी लगने लगता है। तो क्या ये क्राइटेरिया हो सकता है किसी को पार्टनर बनाने का? नहीं सुमिता, ये भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि बातें करते करते तुम किसी से अटैच हो जाते हो। वो कैसा भी हो, तुम उसके साथ एक कनेक्शन सा फील करने लगते हो। तब भी तुम्हें उसकी कमियां दिखनी बंद हो जाती हैं। इसलिए उसके साथ, जिसके साथ तुम जितने ज्यादा दिन रह लेते हो, उतना उसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से तो कई बार लोग रिलेशनशिप डेवलप होने के बाद इतना लड़ते हैं पर फिर भी अलग नहीं हो पाते। हो भी जाते हैं अलग तो फिर लौट लौट कर एक दूसरे के पास ही आते हैं। दोनों का ही एक दूसरे की किसी ड्रग दोनों को ही एक दूसरे की किसी ड्रग की तरह एडिक्शन हो जाती है। तो ये कारण काफी नहीं है कि अब तुम इसके साथ कनेक्शन फील करते हो तो यही ठीक है। इसके लिए तुम्हें उस बंदे को अपनी फैमिली और फ्रेंड से भी मिलवाना होगा, और तुम भी उसकी फैमिली और फ्रेंड्स को मिलो, और सिर्फ अपनी गट फीलिंग पर ना जाकर अपनी फैमिली का या क्लोज फ्रेंड्स का ओपिनियन भी लो। उनके ओपिनियन को इग्नोर मत करो, उसे कंसीडर करते हुए ही कोई फैसला करो। कभी कभी किसी इंसान में बहुत सी अच्छी अच्छी बातें दिखती हैं, जैसे दिखने में सुंदर है, स्मार्ट है, गाना भी अच्छा गा लेता है, अमीर भी है, एजुकेशन भी अच्छी है, जॉब भी हाईली पेइंग है। तो क्या वो काफी नहीं है? ये सारी जो बातें हैं काफी नहीं है सामने वाले को एज अ लाइफ पार्टनर कंसीडर करने के लिए? देखो सुमिता, किसी के बारे में अच्छी अच्छी बातों को देखने और नोट करने से ज्यादा जरूरी है कि उसकी ऐसी बातों को, ऐसी आदतों को भी नोटिस में लिया जाए जिससे तुम्हें दिक्कत आ सकती है। आजकल की भाषा में इसे कहते हैं कि बजाय ग्रीन फ्लैग्स कलेक्ट करने के, रेड फ्लैग्स की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। एक बात को याद रखो कि कोई भी अपनी असली और अगली साइड को जल्दी ओपन नहीं करता। जैसे जैसे हम मिलते हैं तो हमारी असलियत एक दूसरे के सामने आने लगती है। जैसे कि शुरू शुरू में कोई कह सकता है कि मुझे तुम्हारे अपोजिट सेक्स फ्रेंड्स के साथ दोस्ती रखने में कोई दिक्कत नहीं है, और वो कह सकते हैं कि ऑफ कोर्स यू शुड गो एंड मीट योर फ्रेंड्स। तो वो कह तो देते हैं कि मीट योर फ्रेंड्स एंड हैव फन, पर बाद में कुछ एक महीनों के बाद जब तुम उसे बताओ कि मुझे वीकेंड पर किसी अपोजिट सेक्स फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है, तो वो कहेंगे कि नहीं नहीं, तुम सोच भी कैसे सकते हो ऐसे करने का, ऐसे तो मैं अनसिक्योर फील करता हूँ या करती हूँ, तुम ऐसे नहीं कर सकते। वो अपसेट हो जाते हैं, वो टेंट्रम थ्रो करने लगते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा बार मिलने की जरूरत होती है, ज्यादा बातें करने की जरूरत होती है, ज्यादा टाइम स्पेंड करने की भी जरूरत होती है।
और यही कारण है कि फैसला लेने में जल्दी करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी किसी इंसान में कोई एक ऐसी क्वालिटी होती है कि मन उसी पर फिदा हो जाता है। जैसे कि अगर वो तुम्हें बहुत अटेंशन देता है या देती है, या उसका बात करने का तरीका हमें बहुत पसंद आ जाता है, या ऐसी ही कोई और क्वालिटी जो बाकी दुनिया से हमें अलग दिखता है, बेटर दिखता है। तो क्या इतना काफी नहीं है उसे सेलेक्ट करने के लिए? नहीं, ये सही अप्रोच नहीं होगी। तुम्हें अपने पार्टनर में कोई एक या दो हाई पिक्स देखने की बजाय जरूरी ट्रेट्स देखने की जरूरत होती है। मेरा मतलब है कि ये मत देखो कि वो देखने में बहुत बड़ा एथलीट है, या वो बहुत ज्यादा सुंदर है, या कि वो बहुत अमीर है, या उसका स्टेटस बहुत ऊंचा है, या वो तुम्हारे साथ बहुत ही नाइस है, या वो तुम्हें बहुत ज्यादा अटेंशन देता है। यानी तुम इनमें से एक या दो ऐसी नाइस पीक्स जिसकी वजह से वो बाकी दुनिया से अलग ही दिखता हो, को देख कर ही कह सकते हो कि यही है राइट चॉइस बेबी, यही है वो जिसे मैं ढूंढ रही थी या ढूंढ रहा था। नहीं, बजाय इसके तुम कुछ ऐसी चीजें देखो जिसमें उसके चाहे सिर्फ पासिंग मार्क्स हो, वो किसी भी फील्ड में भले ही स्टैंड आउट ना करता हो, पर कुछ कुछ ऐसा जरूर हो जो जीवन जीने के लिए जरूरी है। तो आपका मतलब है कि स्पाउस में कुछ ऐसे ट्रेट्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है जो अगर मिसिंग हो गए तो तुम्हें डेफिनेटली अनईजी करेंगे ही। पर आपके अनुसार कौन से हैं वो ट्रेट्स जिन पर हमें तवज्जो देनी ही है? हाँ, कुछ ऐसी बातें हैं जो जीने के लिए बहुत जरूरी हैं, जिन पर तुम्हें तवज्जो देनी ही है। उन्हें तुम हाई इम्पोर्टेंस ट्रेट इन मैरिज कह सकते हो। जैसे कि देखो कि क्या तुम्हें वो इक्वल स्टेटस देते हैं, इक्वल इन एवरीथिंग, या फिर क्या वो तुम्हें डोमिनेट करते हैं, क्या वो सारे रूल्स और स्टैंडर्ड्स आपको फॉलो करने को कहते हैं या खुद भी फॉलो करते हैं, क्या वो तुम्हारी चाहत को कंसीडर करते हैं या सिर्फ यही देखते हैं कि वो खुद क्या चाहते हैं। बार बार मिलने से दिख जाता है कि वो तुम्हें कितनी प्रायोरिटी देते हैं, और ये भी दिख जाता है कि वो कितने कमिटेड है। मेरे पास एक लड़की आई थी प्री मैरिटल कंसल्टेशन के लिए। उसने बताया कि जिस लड़के को वो कंसिडर कर रही है, वो जब भी मिलने का टाइम देता है तो या तो आना कैंसिल कर देता है, और कैंसिलेशन भी एकदम लास्ट मोमेंट पर बताता है। और अगर आता भी है तो हमेशा लेट ही आता है, हमेशा मुझे ही वेट करनी पड़ती है। अब कुछ लोगों में ऐसी ऐसी बातें होती हैं। इनको इग्नोर करने के बाद इनको इग्नोर करने से बाद में दिक्कतें आती हैं। उनसे तुम लॉयल्टी और मोनोगमी के बारे में भी बातें करो कि वो इसके बारे में क्या सोचते हैं। क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि सक्सेसफुल मैरिज के लिए जरूरी है कि पहले ही अच्छे से देखभाल कर ही किसी को सेलेक्ट किया जाए? देखो सुमिता, ये जरूरी है कि शादी से पहले ही एक दूसरे के बारे में जो जाना जा सकता है उसे जानने की पूरी कोशिश की जाए। हालांकि तुम कितने अच्छे हो या तुम्हारा पार्टनर भी कितना अच्छा हो और तुम दोनों ने एक दूसरे को अच्छे से देखभाल कर ही चुना हो, फिर भी तुम्हें अपनी शादी में कुछ ना कुछ समस्याएं तो आएंगी ही। दोनों को ही मुश्किल टाइम से गुजरना पड़ सकता है, और दोनों को इस शादी को चलाने के लिए काम करने की जरूरत होती है। क्योंकि ये सब बातें करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है सक्सेसफुल मैरिज की, पर फिर भी तुम यही कर सकते हो। और फिर एक पहलू ये भी है कि ये नहीं हो सकता कि तुम जो भी चाहते हो वो सब तुम्हें मिल ही जाए किसी एक इंसान में। कुछ मिलेगा, कुछ छोड़ना पड़ेगा, और इस बात का फैसला तुम ही कर सकते हो कि क्या छोड़ा जा सकता है और क्या ऐसा है जो बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जा सकता। और ये सब तुम एक दूसरे से बातें करते करते ही जान पाओगे कि वो इंसान तुम्हारे लिए ठीक भी है या नहीं। जब तुम इतनी बातें पूछोगे तो अगर वो इन बातों के पूछने से अनकंफर्टेबल होते हैं या इरिटेट होते हैं तो वो खुद भी तुमसे दूर हो सकते हैं। तो उनके पीछे जाना वर्थ नहीं होगा। एक जो रिश्ते होने में बात अटकती है, वो ये कि कुंडली मिलाने का इशू उठता है, उसके बारे में आप क्या कहेंगी? अ, वास्तविकता ये है कि कुंडली मिलने या ना मिलने से कुछ होता नहीं है। वैसे भी कुछ लोग इन बातों को मानते हैं और कुछ नहीं। शादी के बाद दिक्कतें सभी को होती हैं, चाहे कुंडली में 36 के 36 गुण मिल जाएं या 20-22 ही मिले, या कोई कुंडली ही ना मिलवाए। इश्यूज तो होंगे ही होंगे। उल्टा कई बार कुंडली, नक्षत्रों और ग्रहों के चक्कर में कोई ना कोई इंपॉर्टेंट बात मिस हो जाती है, या कुंडली मिलाने के चक्कर में कुछ अच्छे रिश्तों को भी छोड़ना पड़ सकता है। बजाय कुंडली मिलाने के तुम मेडिकल रिपोर्ट्स को मैच करो ना।
जैसे कि एक अगर थैलेसीमिया माइनर है तो जरूरी हो जाता है कि उसका पार्टनर थैलेसीमिया माइनर ना हो, क्योंकि अगर दोनों ही थैलेसीमिया माइनर होंगे तो बच्चे के थैलेसीमिया मेजर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो कि एक काफी सीरियस मेडिकल कंडीशन है। अ, पर इस मामले में मैं देखती हूँ कि बहुत से लोग डरते हैं कि आजकल जो रिलेशंस में गड़बड़ हो रही है वो कुंडली ना मिलाने के कारण हो रही है। उसके बारे में आप क्या कहेंगी? देखो, उनके लिए मैं यही कहूंगी कि अपने डर को अगर आप निकालना चाहते हैं तो अपने घर में, अपने परिवार में, दोस्तों में कुंडली मिली शादियों और बिना कुंडली मिली शादियों पर नजर डाल लें, या उनसे बात करके खुद ही फर्क को देख लें। उसके बाद ही निर्णय लें कि आपने कुंडली मिलवानी है या नहीं। इसके लिए प्रमाण कोई धार्मिक किताब नहीं हो सकती। ये कोई प्रमाण नहीं हो सकता कि बुजुर्ग कहते आए हैं या करते आए हैं। इसका एक दृष्टांत भी है। इससे ये भी पता लगता है कि कैसे परंपराएं बनती हैं और कैसे सब बिना कुछ सोचे समझे उसको अपनाते चले जाते हैं। एक बार एक परिवार में एक विवाह हो रहा था और फेरे पड़ रहे थे, तो कहीं से एक बिल्ली प्रकट हो गई। वो इधर उधर उछलकर डिस्टर्ब करने लगी। तो पंडित जी ने सोचा कि मुसीबत हो जाएगी अगर बिल्ली ने कुछ बीच में उछलकर गिरा विरा दिया तो पंडित जी ने कहा कि एक टोकरी लेकर आओ, और उन्होंने वो टोकरी झपट कर बिल्ली के ऊपर रख दी। तो बिल्ली टोकरी में कैद हो गई। फेरे आराम से संपन्न हो गए। अब जिस सज्जन के फेरे पड़े थे, जब वो पिता बने तो उनका उनके लड़के के ब्याह का मौका आया। जब तैयारी हो रही थी तो कहा गया कि एक टोकरी और एक बिल्ली चाहिए, क्योंकि ये हमारे खानदान की रीत है कि जब तक टोकरी के नीचे बिल्ली नहीं दबाई जाएगी फेरे नहीं पड़ सकते। सभी रीति रिवाज ऐसे ही बनते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई रीति रिवाजों की। अब यहाँ मेरा एक प्रश्न है आपसे कि जैसा कि आपने बताया कि रिश्ता जोड़ने से पहले हमें कौन सी बातें पूछनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। अब सुनने वालों को ये भी तो जानना होगा कि वो कौन से कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से पेरेंट्स या खुद लड़का लड़की एक दूसरे को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। बिल्कुल, वो बातें भी करनी जरूरी हैं जिनकी वजह से तुम मना कर सकते हो। एक बहुत जरूरी बात यह है कि तुम किसी को सिर्फ ऐसे ही रिजेक्ट मत करो कि ये तो वियर्ड सी बातें करता है, क्योंकि ऐसा काफी बार हुआ है कि हमारे पास गर्ल्स बॉयज प्री मैरिटल काउंसलिंग के लिए आते हैं और कहते हैं कि मुझे ये लड़का या लड़की पसंद ही नहीं है, क्योंकि ये तो वियर्ड सी बातें करता है या करती है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि बातें करने का पैटर्न सबका एक जैसा तो हो नहीं सकता। तो जो जो भी तुमसे अलग तरह की बात करेगा तुम्हें वियर्ड लग सकता है। और हो तो ये भी सकता है कि तुम भी कुछ ऐसी बातें करो जो सामने वाले को वियर्ड लगे। तो जो भी तुम्हें वियर्ड लगे उसकी बात करो कि क्या वियर्ड लगा है। ऐसे ही किसी भी बात पर रिजेक्ट करने की बजाय उससे और मिलो। कभी कभी कोई बात शुरू में अखर जाती है, लेकिन बार बार मिलने से जब उस बंदे के और ट्रेट सामने आने लगते हैं तो और क्लैरिटी हो जाती है। तब डिसाइड तुम कर सकते हो। ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि दोनों का फाइनेंशियल स्टेटस लगभग मैच करता हो। फाइनेंशियल स्टेटस का मिसमैच एक वैलिड कारण है रिजेक्शन का। दोनों के पास पूरी फ्रीडम हो कि अपनी अपनी जॉब या अपना अपना ही कोई काम या अपने किसी पैशन को फॉलो करना चाहें तो करें, ना करना चाहें तो ना करें। और ये भी देखना होगा कि सामने वाला ऐसा कोई काम ना करता हो जो समाज के लिए डैमेजिंग हो या कोई सीक्रेटिव काम हो। यहाँ ये समाज के लिए डैमेजिंग या सीक्रेटिव काम से आपका क्या मतलब है? समाज के लिए डैमेजिंग या सीक्रेटिव काम से मेरा मतलब है कि तंबाकू, गुटखे, सिगरेट वगैरह का काम, या जुआ खेलने खिलाने का काम है। और जैसे क्यूनेट या बिटकॉइन वगैरह के काम में मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉइज को सीक्रेटिव होने को ही कहती है। या और भी इस तरह के काम हो सकते हैं। तुम्हें दूसरे इंसान के काम के बारे में पूरा पता होना चाहिए। एक आखिरी बात मेरे मन में और भी है कि लड़के और लड़कियां दूसरे को रिजेक्ट करने में हिचकिचाते हैं, और जब उन्हें कोई रिजेक्ट करता है तो वो निराश भी बहुत हो जाते हैं। वो रिजेक्शन को डील नहीं कर पाते और फिर अगले किसी रिश्ते के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पाते। देखो सुमिता, रिजेक्शन का अधिकार जितना तुम्हारे पास है उतना ही उसके पास भी है। और मान लो कि कोई तुम्हें 4 या 6 बार मिलने के बाद रिजेक्ट करता है, तो निराश होने की बात नहीं है। इस संभावना को तो लेकर ही चलना होगा। और तुम भी
4-6 बार क्या, 7-8 बार मिलने के बाद भी इनकार कर सकते हो? कभी कभी माँ बाप या आसपास से बहुत प्रेशर बन जाता है कि अब तो इतनी बार मिल लिए, तो अब मना नहीं किया जा सकता। नहीं, ऐसा कोई नियम किसी पर भी लागू नहीं होता। ये ज्यादा से ज्यादा मिलना किया ही इसलिए जा रहा है कि अगर किसी की कोई ऐसी बात अखर जाए जिससे बाद में दिक्कत आ जाए, तो बेहतर है कि पहले ही मना कर दिया जाए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और फिर रिजेक्शन मिलना और रिजेक्शन करना सभी के जीवन का एक अनअवॉइडेबल पहलू है, और इससे हम एक दूसरे से सुपीरियर या इंफीरियर नहीं हो जाते हैं। रिजेक्शन के डर से रिश्तों को एक्सप्लोर ही ना करना नुकसान की डायरेक्शन है। आखिर में एक इम्पॉर्टेंट बात कि श्रीतारा में जो भी बताया जा रहा है वो सब बातें पहलू मात्र हैं। कोई भी बात एब्सोल्यूट बात नहीं है। अंतिम रूप से कहें तो हम आपको सिर्फ एक सेंस ऑफ डायरेक्शन दे रहे हैं। थैंक यू सो मच हमें अंत तक सुनने के लिए।